नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। तो क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे अपने हिंदी व्याकरण का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ वाक्य भेद। तो वाक्य भेद को पढ़ने से पहले हम वाक्यों पर विचार करना यानी कि वाक्यों को जानना, वाक्य की परिभाषा, वाक्य के घटक, वाक्यों के प्रकार, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और आज हमने लगभग वाक्य की परिभाषा हमने यहाँ पर जान ली है और हमने उपवाक्यों के बारे में यहाँ पर जान लिया है। और आज हम वाक्यों के घटक और उनके भेदों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आप सभी रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में शुरू किया था वाक्य भेद। और वाक्य भेद देखिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के साथ शुरू किया था। आपने देखा है जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं और फिर हमने बताया कि इन वाक्यों के आधार पर, जैसे कि हमने इन वाक्यों के आधार पर यहाँ पर आपको बताया कि कोई भी शब्द या पद आपस में मिलकर ऐसे शब्द समूह का निर्माण करते हैं जो कि पूरा अर्थ प्रकट करने में सक्षम होते हैं। ऐसे शब्द या पद, शब्द समूह या पद मिलकर ऐसे शब्द समूह का निर्माण करते हैं जो पूरा अर्थ प्रकट करने में सक्षम होते हैं। और इन्हीं शब्द समूहों को हमने वाक्य कहा था। तो इस तरह से हमने वाक्य की यहाँ पर परिभाषा भी बताई थी कि शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है, अर्थात स्पष्ट रूप से जाने जाने का आपका मीनिंग है कि आपको उसका पूरा अर्थ पता चल रहा है। तो इसीलिए हमने अर्थात सार्थक शब्दों, यानी कि उसको हमने क्या कहा, सार्थक शब्द कहा, जिसका अर्थ हमें पूरी तरह से क्लियर हो रहा है। तो सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। तो इस तरह से हमने वाक्य की यहाँ पर परिभाषा आपको बता दी थी। और फिर आगे हम बढ़े और हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर सार्थक शब्दों के बारे में डिस्कस किए। जैसे हमने कहा कि सार्थक शब्दों, शब्द में हम उसको पद भी कह सकते हैं कि मेल से बनते हैं क्या, वाक्य। ठीक है। अगला पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं क्या, वाक्य। अगला है वक्ता की कही बातों का आश्रय स्पष्ट करते हैं, यानी कि वक्ता जो भी कहता है उसकी बातों का आपको अर्थ बताते हैं, मीनिंग आपको बताते हैं। अगला शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं। हिंदी के वाक्यों का पदक्रम इस तरह का होता है, इसमें शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है और हिंदी के कुछ वाक्यों का पदक्रम इस प्रकार होता है। जैसे कि सबसे पहले कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी बताए हैं, पंकज पुस्तक लाता है, पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा, गाय हरी घास खाती है और चित्रकार चित्र बनाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताए। उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें हमने पढ़ा उपवाक्य। उपवाक्य क्या होते हैं? तो जिन क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है, आंशिक भाव, क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है, उन्हें उपवाक्य कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर यदि मैं जाता, यदि वह लिखता आदि, ये एग्जाम्पल हैं। और अब हमने कहा उपवाक्य के भेद। उपवाक्य क्या होते हैं वो हमने यहाँ पर बता दिया, लेकिन हमने फिर कहा उपवाक्य के भेद। तो जो एक आपका पूरा वाक्य है उसमें वो दो अलग अलग उपवाक्यों से मिलकर बना रहता है, जैसे जिसमें से एक होता है आपका प्रधान उपवाक्य, दूसरा होता है आपका आश्रित उपवाक्य। दोनों को हमने यहाँ पर क्लियर किया कि क्या होता है प्रधान उपवाक्य और क्या होता है आश्रित उपवाक्य। देखिए प्रधान उपवाक्य क्या होता है, जो पूरे वाक्य में, यानी कि जो उपवाक्य पूरे वाक्य में अगर अलग भी लिख दिया जाए, यानी कि उसको अगर अलग से भी लिख दिया जाए
तो जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, यानी कि अगर हम उसको अलग से भी लिख दें तो वो समझ में आ जाएगा। उसका अर्थ किसी और वाक्य पर निर्भर नहीं होगा, उसे प्रधान उपवाक्य कहा जाता है। तो किसी भी वाक्य में जो प्रधान उपवाक्य होता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही वाक्य का मेन जो एक तरह से भाव होता है, प्रधान उपवाक्य ही होता है, यानी कि जिसका अर्थ किसी और वाक्य पर निर्भर नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर बताए थे, देखिए आगे अभी दिखाते हैं। अगला हमने कहा आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा नहीं होता है, यानी कि वो प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता, उसको प्रधान उपवाक्य की आवश्यकता होती है, उसे आश्रित, क्योंकि वो आश्रित है प्रधान उपवाक्य पे, इसीलिए उसको आश्रित उपवाक्य कहा गया है। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ पर हमने केवल एक वाक्य लिखा है और दोनों को हमने यहाँ पर क्लियर किया है। मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। तो यहाँ पर मैं नहीं जानता प्रधान उपवाक्य है, कि वह कैसा आदमी है ये आपका आश्रित उपवाक्य है। तो इस तरह से हमारा उपवाक्य तक क्लियर हो गया है। जो बच्चे आज ही क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने आज क्लास अटेंड की है, पिछली क्लास को नहीं अटेंड किया है, तो अभी उनको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य के घटक। वाक्य के घटक। वाक्य के घटक, वाक्य के कौन कौन से घटक होते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, वाक्य के घटक या कहें तो अंग, किससे मिलकर बना है आपका वाक्य, ठीक है। घटक या अंग भी आप कह सकते हैं। तो वाक्य के प्रमुख, मुख्यतः दो घटक या अंग होते हैं। वाक्य के मुख्यतः दो घटक या अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो मुख्य घटक या अंग? उद्देश्य, दूसरा विधेय। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, जो कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती हैं उसको रिवाइज किया जाएगा, और आप बस अपनी समस्या हमारे सामने रखिए और समझने का प्रयास कीजिए। वाक्य के मुख्यतः दो घटक या अंग होते हैं। किस किस से वाक्य मिलकर बना होता है, ठीक है। तो वो दो घटक हैं, एक उद्देश्य है और दूसरा है आपका विधेय। नंबर 1 आपका उद्देश्य, नंबर 2 आपका विधेय। अब क्या होता है उद्देश्य, क्या होता है विधेय? देखिए, उद्देश्य यानी कि अगर आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस विषय या जिस वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो आपका उद्देश्य होता है। यानी कि जो भी आपका बात करने का जो भी आपका टॉपिक है, चाहे वो कोई विषय है, चाहे वो कोई वस्तु है, वो आपका उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि अब देखिए, इसको हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य, हमने कहा वाक्य में, क्योंकि वाक्य के घटक पढ़ रहे हैं ना, तो वाक्य के बारे में ही बताएंगे। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ
कहा जाता है। वह उद्देश्य कहलाता है। जब भी आप वाक्य में किसी भी विषय या वस्तु के बारे में अगर कुछ कह रहे हैं तो ये आपका उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, राम बाजार जाता है। मोहन पत्र लिखता है। तो ये है आपके एग्जाम्पल। अब इसमें उद्देश्य क्या है, पता लगाने की कोशिश कीजिए कि इसमें उद्देश्य क्या है। कैसे पता चलेगा? हमने कहा जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो आपका उद्देश्य है, चाहे वो कोई विषय है, चाहे वो कोई वस्तु है, चाहे वो कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो जिसके बारे में भी बात की जा रही है वो आपका उद्देश्य है। राम बाजार जाता है, मोहन पत्र लिखता है। तो राम, मोहन, ये आपके क्या है? उद्देश्य है। इनके बारे में बात की जा रही है तो ये आपके उद्देश्य है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो वो आपका उद्देश्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर राम और मोहन के बारे में कहा जा रहा है तो राम और मोहन जो है आपके उद्देश्य हैं। अब देखिए एक और पॉइंट यहाँ पर आता है जो कि उद्देश्य से ही जुड़ा हुआ है। उद्देश्य से ही आपका ये पॉइंट जुड़ा हुआ है और इसको कहते हैं आपका उद्देश्य विस्तार। देखिए ये कोई ये आपको मैं दोबारा करा रही हूँ, यानी कि ये रिवीजन आपका चल रहा है। तो आपने जब भी इसको पढ़ा होगा टॉपिक को तो उस समय आपने ये जरूर अपनी कॉपी में लिखा है, क्योंकि हमने जब भी ये पढ़ाया है तो इससे पहले भी आपको ये सारी चीजें क्लियर करवाई हैं। अब हमने कहा उद्देश्य विस्तार, उद्देश्य का विस्तार करना। उद्देश्य का एक तरह से अगर मैं कहूं कि उद्देश्य का उद्देश्य की विशेषता को बताना, विस्तार करना यानी कि उद्देश्य की विशेषता को बताना। तो देखिए उद्देश्य विस्तार आपका उद्देश्य से ही जुड़ा हुआ है, ये कोई नया नहीं है आपका। हमने यहाँ पर केवल दो ही अंग बताए हैं आपके वाक्य के, एक है आपका उद्देश्य और दूसरा है आपका विधेय। तो ये उद्देश्य विस्तार जो है आपका वो उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है। और अगर विधेय विस्तार की अगर बात करें तो विधेय विस्तार भी आपका विधेय के अंतर्गत ही आता है। तो अलग अलग इसको नहीं समझेंगे कि आप कहीं सोचे कि चार अंग होते हैं, चार नहीं होते हैं, दो ही अंग होते हैं, लेकिन ये दोनों उनके अंतर्गत आने वाले उनके पार्ट्स होते हैं। तो उद्देश्य विस्तार में हम कहेंगे कि जो शब्द समूह, जो शब्द या शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता को बताए उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं। जो शब्द या शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता को बताए उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं। तो देखिए अब उद्देश्य विस्तार हमने बता दिया, लेकिन आप कैसे समझेंगे कि क्या विशेषता, कैसे?
तो इस तरह से इसको समझेंगे। देखिए, हमने कहा चंचल बालक दौड़ता है। चंचल बालक दौड़ता है। अब यहां पर विस्तार क्या है? आप परिभाषा को देखकर खुद समझ सकते हैं विस्तार क्या है यहां पर। अगर मैं केवल कहूं बालक दौड़ता है, तो जिसमें उद्देश्य आपका है बालक, तो बालक दौड़ता है, और हमने कहा उद्देश्य की विशेषता बताने वाले को उद्देश्य विस्तार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द ऐसा है जो उद्देश्य की विशेषता को बता रहा है? ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। चंचल, चंचल बालक दौड़ता है। ठीक है, हमने कहा उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य विस्तार कहते हैं। तो चंचल बालक दौड़ता है, ये आपका उद्देश्य है और उद्देश्य विस्तार है। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से उद्देश्य विस्तार के आप क्योंकि बालक की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, वो चंचल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उद्देश्य हमने पढ़ लिया, उद्देश्य विस्तार हमने पढ़ लिया। अब हम जानेंगे विधेय के बारे में कि विधेय क्या होता है, किसे कहते हैं विधेय। नंबर 2 है आपका विधेय। 2 अंग होते हैं आपके वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य जिसके बारे में बात की जाए, विधेय यानी कि वाक्य के, ध्यान पूर्वक समझिएगा, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य है, जो कहा जा रहा है वो आपका विधेय है, उसे विधेय कहते हैं, उसे विधेय कहते हैं। अब देखिए, हम बिल्कुल सेम एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि हम उद्देश्य और विधेय के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने एक वाक्य यहाँ पर लिखा था, बहुत ही इजी, बहुत ही सरल। राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। मोहन पत्र लिखता है। तो ये 2 हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिए थे उद्देश्य में, और हमने कहा था जो आपका उद्देश्य है वो है राम और मोहन। ठीक है, लेकिन अब हमने कहा कि जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, ठीक है, तो राम बाजार जाता है में राम और मोहन आपका उद्देश्य है, और उनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि राम बाजार जाता है, यानी कि राम बाजार जा रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है। तो आपका जो बाजार जाता है शब्द है, और पत्र लिखता है शब्द है, ये दोनों आपके उद्देश्य के विधेय है। यानी कि उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है कि राम बाजार जाता है और मोहन पत्र लिखता है। ठीक है, तो ये आपके विधेय है। तो एक यहाँ पर हमने जो चीज पढ़ी थी उद्देश्य विस्तार, यानी कि उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को उद्देश्य विस्तार कहते हैं। लेकिन
इसी तरह से यहाँ पर एक विधेय विस्तार करके भी इसको हम यहाँ पर पहले क्लियर कर देते हैं। बाजार जाता है, पत्र लिखता है। बाजार जाता है और पत्र लिखता है, ये दोनों आपके यहाँ पर विधेय हैं। और अब विधेय विस्तार, विधेय विस्तार, जहां पर उद्देश्य की विशेषता बताई जा रही थी वहां पर उद्देश्य विस्तार, जहां पर विधेय की विशेषता बताई जा रही है वहां पर विधेय विस्तार। तो देखिए इसको बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे। विधेय की विशेषता बताने वाले शब्दों को विधेय की विशेषता बताने वाले शब्दों को विधेय विस्तार कहते हैं। विधेय विस्तार कहते हैं। तो देखिए हमने कहा कि विधेय की विशेषता बताने वाले शब्दों को विधेय विस्तार कहते हैं। अगर हम यहाँ पर शब्द लिखें, देखिए वह तेजी से चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो अब इसको ढंग से अच्छे से क्लियर करेंगे। वह तेजी से चलता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो देखिए हमने कहा कि विधेय की विशेषता बताने वाले शब्दों को विधेय विस्तार कहते हैं। ठीक है, विधेय की विशेषता बताने वाले शब्दों को विधेय विस्तार कहते हैं। तो यहाँ पे आपका जो वह शब्द है और कछुआ शब्द है, ये दोनों आपके उद्देश्य हैं। और यहाँ पर जो आपका चलता है से चलता है, ये आपके विधेय हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपने दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। नंबर एक किया है आपने तेजी से और दूसरा आपने किया है धीरे धीरे। ठीक है, एक आपने किया है तेजी से और दूसरा आपने किया है धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका तेजी से और धीरे धीरे, ये जो आपके दो शब्द हैं ये आपके हैं विधेय विस्तार, यानी कि विधेय की विशेषता को बता रहे हैं। वह तेजी से चलता है, वह और नीचे आप देख रहे हैं कछुआ धीरे धीरे चलता है, ये आपके दोनों के दोनों आपके उद्देश्य हैं। और से चलता है और धीरे धीरे चलता है, ये आपके विधेय हैं। लेकिन इसकी विशेषता चलने की एक जगह तेजी है और एक जगह धीरे धीरे है। तो जहां पर विशेषता बताई जा रही है वहां पर विधेय विस्तार ये होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई है हमें।
कि क्या होते हैं आपका वाक्य की परिभाषा हमने यहाँ पर जानी, फिर उपवाक्य के विषय में हमने जाना, वाक्य के घटकों के बारे में हमने जाना, और अब यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट आपका आता है, वाक्य संरचना। देखिए भेदों पर अभी भी हम नहीं पहुंचे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम भेद पढ़ा रही हैं, क्योंकि भेद जानने से पहले आपको ये सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, तभी आप भेदों में बांट सकते हैं। तो देखिए वाक्य संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आपका, वाक्य संरचना। वाक्य संरचना, वाक्य संरचना। तो वाक्य संरचना के लिए मुख्य रूप से आपको दो बातों पर ध्यान देना होता है वाक्य की संरचना को बनाने के लिए। कैसे आप एक वाक्य की रचना करेंगे, कैसे आप एक बहुत ही अच्छा सार्थक और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली वाक्य आप लिखेंगे, तो उसके लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात होती है यहाँ पर पदक्रम, जो कि हमने अभी यहाँ पर बताया पीछे कि किस तरह का पदक्रम होता है, और दूसरा है आपका अन्वय। तो ये दो चीजें आपने वाक्य संरचना में ध्यान रखनी होती है, जाननी होती है वाक्य संरचना के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है आपका पदक्रम और क्या होता है अन्वय, इन दोनों को हम यहाँ पर जानेंगे कि पदक्रम किसे कहते हैं, अन्वय किसे कहते हैं। तो देखिए पदक्रम का तो आपको थोड़ा बहुत चीजें पता चल रही होंगी कि पदक्रम क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने बताया कि किस तरह का पदक्रम होता है किसी भी वाक्य में। तो पदक्रम को यहाँ पर एक बार जान लेते हैं। देखिए वाक्य में शब्दों को उनके यथास्थान पर प्रयोग को ही पदक्रम कहते हैं, यानी कि आपने वाक्य को किस तरह से यथास्थान पर प्रयोग किया है, यानी कि आपने कहाँ पर आपने संज्ञा शब्द का प्रयोग किया है, कहाँ पर सर्वनाम का किया है, कहाँ पर क्रिया का किया है, कहाँ पर आपने पूरक शब्द का प्रयोग किया है, और कैसे आपने सारी चीजें व्यवस्थित की है कि आपका जो वाक्य है वो सार्थक वाक्य हो और वो बहुत ही प्रभावशाली आपका वाक्य हो। तो इसके लिए हमने कहा पदक्रम। तो पदक्रम क्या होता है, वाक्यों को, वाक्य में शब्दों को यथास्थान प्रयोग को पदक्रम कहते हैं। वाक्य में शब्दों के यथास्थान प्रयोग को पदक्रम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पदक्रम के से संबंधित यहाँ पर बहुत सारी बातें आपके लिए है, क्योंकि पदक्रम में कैसे आपने कहाँ पर कौन सी चीज रखनी है, तो इसके लिए बहुत सारी बातों को आपने ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले कि जब आप क्रियापद के वाक्य के अंत में आप कर्म पद कर्ता और क्रिया के मध्य में रहते हैं, इसी तरह से कर्ता कर्म क्रिया, और मतलब बहुत सारी बातें हैं इसमें, पदक्रम में बहुत सारी बातें आपने याद करनी है, लेकिन अभी हम केवल इसकी परिभाषा यहाँ पर जानेंगे। और उसके बाद होता है आपका अन्वय, दूसरा शब्द है आपका अन्वय। तो अन्वय का क्या अर्थ होता है, देखिए अन्वय का अर्थ होता है मेल, यानी कि इसका अर्थ होता है मेल। तो किसी भी, जब आप वाक्य की रचना करते हैं, वाक्य की रचना
रचना करते समय संज्ञा क्रियापदों के लिंग वचन आदि में परस्पर मेल होना चाहिए। अन्वय का अर्थ होता है मेल, और वाक्य की रचना जब आप कर रहे हैं, आप वाक्य बना रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग कर रहे हैं, तो वाक्य की रचना करते समय संज्ञा और क्रियापदों, जो संज्ञा है और क्रियापदों के जो भी लिंग है, वचन है आदि का परस्पर मेल होना चाहिए। यानी कि जैसे देखिए, हमने वाच्य पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? वाच्य। आपकी 10th क्लास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके हिंदी व्याकरण का वाच्य। आपके बोर्ड एग्जाम्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाच्य, वाच्य परिवर्तन और वाक्य। ये दोनों ही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम्स के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसमें हमने वाक्य और वाच्य, जब आप वाक्यों को समझ जाते हैं तो आप वाच्यों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, वाक्य में जो कर्ता और क्रिया का, कर्म और क्रिया का, संज्ञा और सर्वनाम का, विशेषण तथा विशेष्य का, संबंध और संबंधी का, अन्वय अर्थात मेल हमेशा होना चाहिए। यानी कि आपको देखना चाहिए कि क्रिया किसके आधार पर हो रही है वाक्य में। अगर संज्ञा के आधार पर हो रही है तो आपको उसके आधार पर उसका मेल करना चाहिए। अगर आपकी यानी कि अगर कर्ता के आधार पर हो रही है तो उसी के अनुसार आपको मेल करना चाहिए। अगर कर्म के आधार पर हो रही है तो उसके आधार पर आपको वहां पर मेल करना चाहिए। और अगर संज्ञा सर्वनाम का कोई वहां पर इस तरह का वाक्य शब्द लिखा गया है तो आपको उनके आधार पर देखना चाहिए। विशेषण और विशेष्य वाली अगर वहां पर कोई इस तरह की बात है तो वहां पर उस तरह से आपने उसको लिखना चाहिए, अर्थात मेल उसका करना चाहिए। और देखिए, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हमको यहाँ पर दिए। जैसे मैंने कहा कि कर्ता और क्रिया का अन्वय, यानी कि कर्ता और क्रिया का मेल जब होता है तो हमारी जो क्रिया है वो कर्ता के आधार पर परिवर्तित हो जाती है। यानी कि कर्ता के लिंग वचन उसके अनुसार ही परिवर्तित हो जाते हैं। और अगर क्रिया कर्म, यहाँ पर जो वाक्य है उसमें आपका कर्म प्रधान है तो क्रिया जो होगी वाक्य में वो कर्म के अनुसार होगी। क्रिया के लिंग वचन जो है वो कर्म के अनुसार परिवर्तित होंगे। और संज्ञा या सर्वनाम का जब अन्वय होगा तो वाक्य में जो सर्वनाम के लिंग होंगे, वचन होंगे, पुरुष होंगे, वो संज्ञा के अनुसार ही होंगी। तो इसी तरह से विशेषण विशेष्य, तो विशेषण का लिंग वचन हमेशा विशेष्य के अनुसार होगा। जैसे हमने कहा कि मोहन अच्छा लड़का है, गीता अच्छी लड़की है। तो देखिए, अच्छा और अच्छी आपका किसके आधार पर यहाँ पर चेंज हुआ है? ये आपका कर्ता के आधार पर, यानी कि आपके विशेष्य के आधार पर, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके आधार पर परिवर्तित हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं पढ़ने के लिए अन्वय और पदक्रम में, जिसको हम आगे आपका विस्तार पूर्वक से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप इन दोनों की परिभाषा जान लीजिए और इसको समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि है वाक्यों के भेद। वाक्यों के भेद, वाक्यों के भेद, प्रकार भी हम इसको कह सकते हैं, टाइप्स। वाक्यों के भेद,
तो कितने प्रकार के होते हैं आपके वाक्य? देखिए, सामान्यतः अगर हम सामान्य रूप से वाक्यों को देखें, सामान्य रूप से वाक्यों के दो भेद होते हैं। सामान्य रूप से वाक्यों के दो भेद होते हैं। आपका पहला भेद है अर्थ के आधार पर, दूसरा आपका भेद है रचना के आधार पर। तो ये दो भेद आपके वाक्यों के बताए गए हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें अपने इस टॉपिक में पढ़ ली हैं और सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने इस टॉपिक को, वाक्यों के भेद जो हमारा टॉपिक है, इसको शुरू करने से पहले हम एक बार अपनी सारी चीजों को आप रिवाइज कीजिए, एक बार अपनी सारी चीजें जो अभी तक पढ़ी हैं उसको एक बार पढ़िए। तो बच्चों, अपने आज के सेशन में हमने यहाँ पर वाक्यों से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को हमने पढ़ा है और अपनी कॉपी में नोट डाउन भी किया है। तो जो भी कुछ हमने आज पढ़ा, इसको घर पर जरूर रिवाइज करें, इसको एक बार जरूर पढ़ें और आगे का जो हमारा सेशन है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वाक्यों के भेद हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।